जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम लोग इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसमें भी प्रीपोजिशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। जैसे कि डेली आप लोग जानते हैं कि सफलता एक्सप्रेस बसंतपुर पे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या आपके जीके जीएस हो। तो आप लोग इसका लॉकडाउन में फायदा उठाइए और लॉकडाउन में ऐसा पढ़िए कि आगे कोई भी एग्जाम आए आसानी से आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई भी बात में मेरिट वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़े। इस तरीके से आप लोग पढ़िए कि बाद में कुछ मेरिट की चिंता नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग इसको प्रीपोजिशन की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ऑफ हो गया, ये ओ डबल एफ हो गया और ये क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। ऑफ हो गया, ओ डबल एफ हो गया और फ्रॉम हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऑफ, ओ डबल एफ और क्या, फ्रॉम। देखिए हम लोग ऑफ को पढ़ेंगे, फिर आपको फ्रॉम को पढ़ेंगे, सॉरी ऑफ को पढ़ेंगे, फिर ओ डबल एफ को पढ़ेंगे और एफ आर ओ एम को पढ़ेंगे, यानी फ्रॉम को पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये ऑफ के बारे में पहले आप जानिए। देखिए कोई भी न्यूट्रल जेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर, देखिए प्राय नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। हालांकि न्यूट्रल जेंडर का एक अलग डेफिनेशन होता है, जब हम आपको जेंडर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी आप लोग ये जानिए कि प्राय नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग यानी किसी भी न्यूट्रल जेंडर के पोजेशन को दर्शाने के लिए, पोजेशन मींस होता है अधिकार, पोजेशन मींस होता है अधिकार। किसी भी न्यूट्रल जेंडर के पोजेशन यानी अधिकार को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी भी न्यूट्रल जेंडर के पोजेशन को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एज फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिए, द नीब ऑफ द पेन इज ब्रोकन। देखिए यहाँ पे द नीब ऑफ द पेन इज ब्रोकन यानी कलम की नीब टूटी हुई है। तो ध्यान से समझिए, कलम आपका एक न्यूट्रल जेंडर है और ये किस पर अधिकार जमा रहा, नीब पर। यानी अगर कोई कलम है उसकी नीब पर उसी कलम का अधिकार रहेगा, इसीलिए द नीब ऑफ द पेन इज ब्रोकन यानी कलम की नीब टूटी हुई है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर के अधिकार को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए हम किसका प्रयोग किए हैं, ऑफ का। आप लोग जानते हैं कि पेन एक न्यूट्रल जेंडर है। चलिए अब हम लोग ओ डबल एफ के बारे में देखते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए ओ डबल एफ, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए किसी एक्शन के फलस्वरूप, किसी कार्य के फलस्वरूप अलगाव या जुदाई को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं जी, ऑफ का। किसी एक्शन के फलस्वरूप हुए अलगाव अथवा जुदाई को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट, देखिए ये आपका मार्कर हुआ और मार्कर को कोई चाकू से काटते हैं, तो आप एक एक्शन कर रहे हैं, चाकू से काट कर इसको अलग कर दिए यानी एक्शन से अलग हुआ, तो यहाँ पर वो डबल एफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को आप लोग काट कर अलग कर दिए, पेड़ की कोई डाल है उस डाल को काट कर अलग कर दिए पेड़ से, तो एक्शन से अलग किए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रीपोजिशन ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, यू हैव, you have cut off a sparked wire। यानी आप लोग जो स्पार्क्ड वायर है यानी जली हुई तार है उसको काट चुके हैं। यानी यू हैव कट ऑफ ए स्पार्क्ड वायर यानी जो जली हुई तार है उसको आप लोग क्या किए हैं,
काट चुके हैं, देखते हैं तार जल जाता है तो उसको काट कर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, यानी कोई एक्शन से उसको अलग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ओ डबल एफ का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं जी? ओ डबल एफ का। यानी न्यूट्रल जेंडर के अधिकार को दर्शाइए ओ एफ, और एक्शन से, अगर एक्शन के हिसाब से एक्शन करके किसी को अलग कीजिए, उसमें जुदाई हो, तो उस समय आपके ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओ डबल एफ का। चलिए अब फ्रॉम देखते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से स्वतः अलग हो जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से स्वतः अलग हो जाए तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं जी? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल के एग्जांपल में ले लीजिए, लड़का लड़की है, बात कर रहा है 3 महीना 4 महीना, कोई दूसरा मिल गया तो स्वतः अलग हो जाता है, वहां कोई एक्शन की जरूरी नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, यानी पेड़ों से पत्तियां गिर रही है। तो आप बताइए इसमें कोई एक्शन की जरूरत है? किसी भी एक्शन की जरूरत नहीं है, अपने आप पत्तियां गिर रही है पेड़ से, तो इस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब ये नहीं कि जाकर आप पत्ती तोड़िएगा तो उस समय ओ डबल एफ लगाइएगा, लेकिन पत्ती अपने आप गिर जाए तो उस समय क्या लगाइएगा? फ्रॉम लगाइएगा। जैसे मान लीजिए आम, आम तो आप लोग देखे होंगे, आम जब पक कर अपने आप गिर जाता है तो वहां आपको लगाना है फ्रॉम। लेकिन अगर आम को आप पत्थर मारकर तोड़ते हैं तो उस समय आपको लगाना है ओ डबल एफ, यानी एक्शन की पत्थर मारना, तो ओ डबल एफ लगेगा। लेकिन आप पक कर अपने आप गिर गया तो वहां पे आपको क्या लगाना है जी? फ्रॉम लगाना है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से देख सुन लीजिए। देखिए रिकॉल करके पढ़िए, कोई भी चीज रिकॉल करके तो लंबे समय तक याद हो, लेकिन ऑफ ऑफ फ्रॉम पढ़ फिर इसको रिकॉल कीजिए। जैसे देखिए ऑफ हो गया, यानी मेरे कहने का मतलब ये होगा कि न्यूट्रल जेंडर के अधिकार को दर्शाने हेतु ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक्शन के फलस्वरूप अलगाव को दर्शाने हेतु ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। और जो स्वतः जुदा हो जाए एक दूसरे से, उस समय हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? फ्रॉम का। चलिए ध्यान से समझिए, तीनों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा। अब देखिए बीनीथ और बियॉन्ड, ध्यान से समझिएगा। देखिए बीनीथ पहले भी आपको बता चुके हैं, तो बीनीथ का प्रयोग वहां भी होगा, और बीनीथ का प्रयोग एक और बता रहे हैं तो बीनीथ का प्रयोग यहां भी होगा। ध्यान से समझिएगा। किसी मामले में किसी का किसी से कम होना, किसी मामले में किसी का किसी से कम होना की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। किसी मामले में किसी का किसी से कम होना की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम कहें कि भारत जो है पॉपुलेशन के मामले में, यानी आबादी के मामले में चाइना से कम है, लेकिन इस मामले में हम लोग इतना योगदान जोर शोर से कर रहे हैं कि 2027 तक तो ये तो डेटा है कि चाइना से भी ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा भारत का, लेकिन इसमें लोगों की इतनी योगदान है कि हमको लगता है कि 2027 से भी पहले भारत इसमें पहला स्थान पालेगा। देखिए बहुत गलत बात है, जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुखी परिवार होगा। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे बीनीथ आप लोग ध्यान से समझिए, यानी किसी मामले में किसी का किसी से कम होना दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं जी? बीनीथ में। जैसे पॉपुलेशन में हम लोग क्या है? चाइना से कम है। जैसे आप लीजिए मिलिट्री पावर में क्या है? हम लोग पाकिस्तान से आगे हैं, बहुत सारे देश से मिलिट्री पावर में हम आगे हैं।
यानी आगे की स्थिति को इसमें हम लोग नहीं दर्शाएंगे। जैसे हम कहें मिलिट्री पावर में इंडिया से कम क्या है, पाकिस्तान है, तो नीचे की स्थिति को दर्शाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, विनीत का। यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु है किसी अन्य से कम है तो उस स्थिति में आप लोग क्या दर्शाइएगा, विनीत का प्रयोग कीजिएगा। जैसे देखिएगा इंडिया इज beneath चाइना इन पॉपुलेशन। ध्यान से समझिएगा, इंडिया इज बीनीथ चाइना इन पॉपुलेशन, यानी जो भारत जो है आबादी में चाइना से क्या है, कम है। यहाँ बीनीथ का हिंदी निकलेगा से कम, हिंदी से नहीं पढ़ना है, सेंस से पढ़ना है। इंडिया पॉपुलेशन में चाइना से क्या है जी, कम है। यानी किसी मामले में किसी से कम की स्थिति को दर्शाने हैं तो प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। अब चलिए बियॉन्ड देखिए, ध्यान से समझिएगा। बियॉन्ड देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरा की सीमा से बाहर चला जाए, यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरा की सीमा से बाहर चला जाए तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, बियॉन्ड का। जैसे आप लोग सुनते होंगे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यानी आप जितना कल्पना करते हैं उससे ज्यादा आपको क्या होगा, मिलेगा। जैसे हम कहें दिस टॉपिक इज बियॉन्ड योर थॉट्स, यानी यह टॉपिक आपके दिमाग से क्या है, परे है, यानी आपकी सोच से क्या है, ऊपर है। यानी बियॉन्ड का मतलब जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा, यानी कोई भी क्षेत्र अथवा सीमा हो लेकिन उससे हिल जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने है तो प्रीपोजिशन बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा हम लिखेंगे एग्जांपल, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फिर देखिएगा दिस टॉपिक इज बियॉन्ड योर थॉट्स। दिस टॉपिक इज बियॉन्ड योर थॉट्स, यानी यह जो टॉपिक है आपके सोच से परे है, यानी आपके सोच से ऊपर है। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यानी आप जितना कल्पना करते हैं उससे क्या है जी, ऊपर है। यानी कोई भी क्षेत्र अथवा सीमा हो और उसके ऊपर की स्थिति को दर्शाने है तो हम लोग प्रीपोजिशन बियॉन्ड का। बीनीथ किसी मामले में किसी से कम की स्थिति दर्शाइएगा तो बीनीथ, और बियॉन्ड क्या होगा, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति को दर्शाने है तो किसका प्रयोग करते हैं जी, बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझते चलिए लोग। एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, कोई भी एग्जाम हो। अब देखिएगा दैन हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया और एमोंग हो गया। ध्यान से समझिए। एक नंबर में देखिए दैन, एक नंबर में देखिए दैन। ध्यान से समझिए लोग, यहाँ दैन हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया और क्या हो गया जी, एमोंग हो गया। देखिए दैन सुनिए, यहाँ कोई भी कंपैरिजन फॉर्म हो, उसके तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन दैन का प्रयोग करते हैं। आप लोग डिग्री में भी पढ़े होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन दैन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी कंपैरिजन फॉर्म के तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर he is better than श्याम। देखिए he is better than श्याम, यानी वह श्याम की अपेक्षा क्या है जी, सुंदर है। वह श्याम की अपेक्षा सुंदर है, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक कंपैरेटिव फॉर्म है और कंपैरेटिव फॉर्म के तुलनात्मक स्वरूप के लिए हम क्या लगाती है, दैन लगाती है। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग टू वाला देखते हैं। देखिए टू देखिएगा,
देखिए वैसा कंपैरेटिव फॉर्म, देखिए इसके लिए भी कंपैरेटिव फॉर्म आएगा और इसके लिए भी, लेकिन टू वाला के एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। वैसा कंपैरेटिव फॉर्म जिनका अंत ओ आर से हो, वैसा कंपैरेटिव फॉर्म जिनका अंत ओ आर से हो, तो उसके उसके कंपैरिजन में हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। उसके तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। यानी वैसा कंपैरेटिव फॉर्म जिनका अंत ओ आर से हो, तो उस वैसे तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा हम लिखे सीनियर, जूनियर, फिर देखिएगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए ओ आर और क्या है जी ओ आर, सबका अंत ओ आर है कि नहीं, इसका भी अंत ओ आर, इसका भी अंत ओ आर, इसका भी और क्या जी इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और क्या है जी इसका भी। ये सबका आपके अंत क्या चीज से है ओ आर से है। ये सबका अंत क्या चीज से है जी ओ आर से है। ये सबका अंत क्या चीज से है ओ आर से है। तो ओ आर से है तो इसके तुलनात्मक स्वरूप में हम लोग दैन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके तुलनात्मक स्वरूप में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी टू का। ध्यान समझिएगा, वैसा कंपैरेटिव वर्ड जिनका अंत ओ आर से हो, तो उसके तुलनात्मक स्वरूप को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो वर्ड इसमें एक्सेप्शनल है, एक है आपका मेजर और एक है आपका माइनर। यानी मेजर और माइनर का अंत ओ आर से होने के बावजूद भी इसके साथ क्या लगता है जी दैन लगता है। लेकिन दुनिया में जितना भी वर्ड ओ आर से अंत है तो उसके साथ टू लगाइएगा, सिर्फ मेजर और माइनर को छोड़ करके इसके साथ क्या लगता है जी दैन लगता है। चलिए ध्यान से समझिए, अब एग्जांपल देखिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, he is senior to me, he is senior to me। ध्यान से समझिए, इसका अंत ओ आर से है, इसीलिए हम यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाए हैं टू लगाए हैं। क्या लगाए हैं टू। लेकिन वही आप योर प्रॉब्लम इज मेजर then your problem is, यहाँ लिखिए my problem is major than yours। यानी मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से क्या है जी बड़ी है। आप बताइए इसका ओ आर से होने के बावजूद भी क्या लगा है देन। देखिए मेजर और माइनर, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। मेजर और माइनर का अंत ओ आर से होने के बावजूद भी इसके साथ क्या लगा है दैन, इसके साथ क्या लगा है दैन। लेकिन वैसा वर्ड जिनका अंत ओ आर से हो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं टू लगाते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लोग ओ एफ और ध्यान से समझिए। देखिए यदि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, यदि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए यदि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ 1:2। ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन लेवल इधर उधर कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये एसएससी सीजीएल में एक बार नहीं 20 बार पूछा जा चुका है इस कंडीशन से आपके एग्जाम में। ध्यान से समझिएगा, यदि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो, क्या हो जी 1:2 के रेशियो में हो, तो उस समय कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद पढ़ाया देन अगर ओ आर से अंत हो तो टू। लेकिन अगर कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो तो उस समय कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों के मन में ये खटकता होगा कि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 है क्या। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। ध्यान से समझिए, यहाँ कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन कहने का मतलब ये हुआ
कि इधर एक आदमी और इधर क्या है, दो आदमी, यानी सब्जेक्ट में एक आदमी और ऑब्जेक्ट में कितना आदमी, दो आदमी, तो उस समय कंपैरेटिव डिग्री दिया है तो क्या लगा देना है, ऑफ लगा देना है। जैसे देखिएगा एग्जांपल, यानी सब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में दो, तो कंपैरेटिव डिग्री दिया है तो क्या लगा देना है जी, ऑफ लगा देना है। जैसे देखिए आप लोग एग्जांपल, ही इज द बेटर ऑफ राम एंड श्याम। ध्यान से समझिएगा, ही इज द बेटर ऑफ राम एंड श्याम, यानी वह राम और श्याम से क्या है जी, अच्छा है। आप कहिएगा कि सर जी बेटर के साथ तो देन लगेगा, लेकिन देन नहीं लगेगा बाबू। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक आदमी है, ही मतलब एक आदमी, और देखिए राम एंड श्याम कितना आदमी जी, दो आदमी, तो 1:2 का हुआ कि नहीं, 1:2 का हुआ कि नहीं, हो गया। यानी सब्जेक्ट में एक आदमी और ऑब्जेक्ट में दो आदमी, तो फिर आपको क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी ऑफ का प्रयोग करेंगे। और ऐसी कंडीशन में आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही सिर्फ द का प्रयोग होता है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगा दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ द का भी प्रयोग होता है। आर्टिकल द का चीज है, द आर्टिकल का चीज है, तो इसके बारे में हम किसमें बताएंगे, आर्टिकल में बताएंगे। लेकिन इस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, राम इज द टॉलर ऑफ 2 बॉयज। ध्यान से समझिएगा, राम इज द टॉलर ऑफ 2 बॉयज, यानी राम दो लड़कों से क्या है जी, लंबा है। यहाँ भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ ऑफ लगा, आप सोचिए क्यों लगा है, तो देखिए सब्जेक्ट में एक आदमी और ऑब्जेक्ट में 2 बॉयज यानी दो आदमी, इसीलिए हम लोग इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी ऑफ का प्रयोग किए हैं, और इसके पहले आर्टिकल द लगता है तो द लगाए हैं। यानी कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो, यानी 1:2 के अनुपात में हो, तो उस समय हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। 1:2 रेशियो का मतलब यह हुआ कि इधर एक आदमी और ऑब्जेक्ट में कितना आदमी, दो आदमी। बस काम खत्म। आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। अब चलिए मॉक देखिएगा, ध्यान से समझिए। ये तो आप लोग जानते होंगे कि सुपरलेटिव देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के दायरा को दर्शाने हेतु, सुपरलेटिव डिग्री के दायरा को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एमोंग का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के दायरा को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ध्यान से समझिए, he is sitting among 10 students, यानी वो 10 विद्यार्थियों के बीच में बैठा है, तो 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ among का प्रयोग किए हैं। और कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, यानी सुपरलेटिव डिग्री के दायरा को दर्शाने है तो प्रीपोजिशन among का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार कॉल करते हैं दैन, यानी कंपैरेटिव डिग्री के, प्रायर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग उसके तुलनात्मक स्वरूप के लिए दैन का प्रयोग करते हैं। वैसा कंपैरेटिव वर्ड जिसका ओ आर से हो, तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं जी, 2 का प्रयोग करते हैं। यदि कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2 के रेशियो में हो, तो उस समय ऑफ का प्रयोग करते हैं। और आपके सुपरलेटिव डिग्री के दायरा को दर्शाने हेतु तो प्रीपोजिशन एमोंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिएगा, आपके ऑफ हो गया, अपॉन, अप टू और अपवर्ड। ध्यान से समझिए, एक नंबर में देखिए ऑफ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लोग अप, अपॉन, अप टू और अपवर्ड के बारे में देख रहे हैं। अप हो गया, अपॉन हो गया,
अप टू हो गया और अपवर्ड, सॉरी हाँ ठीक है, अप अपॉन अप टू और अपवर्ड। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें अपॉन से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अप के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। किसी नीचे से ऊपर की ओर की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज है कोई व्यक्ति है, वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो नीचे से सबसे ऊपर जाकर चढ़ गया, तो वैसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, यानी नीचे से ऊपर की ओर की किसी वस्तु की स्थिति या व्यक्ति की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, जैक एंड जिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ध्यान से समझिएगा, जैक एंड जिल नाम है आपका, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यानी जैक और जिल हिल पर चढ़ गए हैं। ध्यान से समझिए, हिल मीन्स देखिए माउंटेन और हिल मीन्स क्या अंतर है? माउंटेन मीन्स बड़ा पहाड़ और हिल मीन्स छोटे छोटे पहाड़ियां, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। जहाँ छोटे छोटे पहाड़ियां का श्रृंखला हो उसे हम लोग हिल कहते हैं। और जैक एंड जिल नाम है, यानी जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यानी जैक और जिल हिल पर चढ़ गए हैं। यानी मेरे कहने का मतलब किसी नीचे से ऊपर की ओर की स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। चलिए आशा करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपॉन का देखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर छलांग लगाकर पहुंचे, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर छलांग लगाकर पहुंचे तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई टेबल है, उसके ऊपर कुछ रख दीजिए, तो बिल्ली को देखते होंगे या कुत्ते को देखते होंगे कैसे छलांग लगाकर उसके ऊपर पहुंचता है। घर में देखते होंगे अगर चूहा कहीं घूमता होगा तो देखते होंगे बिल्ली कैसे छलांग लगाकर उसको क्या करती है? पकड़ती है। या आप ही है छत से छलांग लगा दिए, या आप ही है किसी टेबल से छलांग लगाती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर छलांग लगाकर पहुंचे तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे नदी में आप लोग छलांग लगाते हैं तो वहां भी क्या लगाइएगा? अपॉन लगाइएगा। जैसे छत से आप लोग छलांग लगाते हैं, किसी टेबल से छलांग लगाते हैं तो वहां भी आपको क्या लगाना होगा? अपॉन लगाना होगा। जैसे देखिएगा, द कैट jumped upon the table। ध्यान समझिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के ऊपर क्या हो गई? जंप्ड कर गई, यानी कूद गई। आप बताइए, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदेगी तो धीरे धीरे तो चढ़ेगी नहीं, छलांग लगाकर ही कूदेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगा है? अपॉन का प्रयोग किए हैं। देखिए, 4 में से आप लोग अपॉन का जरूर याद रखिएगा, 50 बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अप टू। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा अप टू, ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी नीचे से ऊपर की ओर गति के लक्ष्य को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप टू का प्रयोग करते हैं। किसी नीचे से ऊपर की ओर की गति के लक्ष्य को यानी टारगेट को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई घर है और आप कहते हैं कि मैं 3rd फ्लोर पे जा रहा हूं, तो आप 3rd फ्लोर पे जाना आपका लक्ष्य है, नहीं कि 2nd फ्लोर या 4th फ्लोर पे चले जाइएगा। यानी आपका लक्ष्य क्या है? 3rd फ्लोर पर जाना, तो उस समय अप टू द 3rd फ्लोर होगा। जैसे कोई भी घर है, आप कहते हैं कि मैं 4th फ्लोर पे जा रहा हूं, तो आपका लक्ष्य 4th फ्लोर पे जाना, तो उस समय होगा अप टू द 4th फ्लोर। यानी लक्ष्य को दर्शाने है तो नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं और कोई लक्ष्य है आपका कि हमको 2nd फ्लोर पे रुकना है, 3rd फ्लोर पे रुकना है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? जी, प्रीपोजिशन अप टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा अप टू का प्रयोग, ही इज गोइंग अप टू द 3rd
फ्लोर। देखिए ही इज गोइंग अप टू द थर्ड फ्लोर, यानी वह थर्ड फ्लोर पर, अप टू यानी पर, वह थर्ड फ्लोर पर जा रहा है, यानी उसका लक्ष्य है थर्ड फ्लोर पर जाना। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, अप टू का, यानी नीचे से ऊपर कोई गति बढ़ रही है और उसका कोई लक्ष्य है, तो उस कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अप टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं, ध्यान से समझिए। अपवर्ड, देखिए अपवर्ड, अप टू का थोड़ा एडवांस वर्जन है अपवर्ड। अप टू में तो कोई लक्ष्य होता था कि हमको थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जाना है, लेकिन अपवर्ड में कोई लक्ष्य नहीं है, कितना भी ऊपर चल जाइए, उसलिए हम लोग क्या लगाते हैं जी, अपवर्ड लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही गति, किसी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही लक्ष्यहीन गति को दर्शाने में तो प्रीपोजिशन अपवर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी लक्ष्यहीन गति, उसका कोई लक्ष्य नहीं हो। फिर से एक बार सुनिएगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही लक्ष्यहीन गति को दर्शाने में तो प्रीपोजिशन अपवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट आप लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग देखते हैं कितना भी ऊपर चले जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, अपवर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी ऊपर कोई गति जा रही है और लक्ष्यहीन है, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु अपवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, द काइट is going upward and upward। ध्यान से समझिएगा, द काइट इज गोइंग अपवर्ड एंड अपवर्ड, यानी पतंग जो है ऊपर और ऊपर जा रही है, यानी उसकी कोई लक्ष्य नहीं है कि कहाँ जा रही है, यानी ऊपर और ऊपर जा रही है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, अप यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही गति हो और वहां कोई वस्तु हो, तो उसकी स्थिति को दर्शाइएगा तो अप का प्रयोग करेंगे, यानी नीचे से ऊपर बढ़ रही गति की स्थिति को दर्शाने तो अप का। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यानी जैक और जिल हिल पर है, पहाड़ी पर है। फिर देखिए अपॉन, छलांग लगाकर कूदिएगा तो अपॉन, अप टू ऊपर जाइए लेकिन आपका लक्ष्य हो, क्या हो, लक्ष्य हो, तो अप टू का प्रयोग करेंगे। और अपवर्ड का ऊपर जाइए और आपका लक्ष्य नहीं हो, तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे, अपवर्ड का। देखिए लड़का का बहुत कंफ्यूजन होता है अप और अप टू। देखिए अप में क्या अंतर है कि आप पहाड़ पर चढ़ गए हैं, तो पहाड़ पर ऊपर चढ़ गए हैं, खड़े या बैठे हैं, तो आपकी स्थिति को बतलाने के लिए अप का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप कोई छत है, बिल्डिंग है, आप टारगेट लगा लिए कि हमको थर्ड फ्लोर पे जाना, फोर्थ फ्लोर पे जाना है, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन आपके अप टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं समापन किया जाता है। देखिए अगर आप लोगों के लिए लॉकडाउन में इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो देखिए और इसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी जीएल हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एमबीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यानी कोई भी इंग्लिश बेस्ड एग्जाम हो, आपका इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। और आप लोग इसका प्रॉपर एक अच्छा सा कॉपी या डायरी खरीद कर नोट्स बनाते चलिएगा। समझिए कि इससे ज्यादा इंग्लिश होता नहीं है, और एक चैप्टर खत्म हुआ तो अभी तक एग्जाम में जितना इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, सारा हम आप लोगों के समक्ष करवाएंगे। तो चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए नीचे। अगर खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, वो कमी को हम सुधारेंगे, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद।